नमस्ते मित्रों। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग एचआईवी पढ़ रहे थे। एचआईवी के अंदर हम लोग क्या बेसिकली जो पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने अब तक ये देख लिया था कि एचआईवी कैसे फैलता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से डिजीज प्रोग्रेस होती है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लैब डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। हम सबको जानते हैं कि भाई मोस्टली जो माइक्रोबायोलॉजी डील करती है वो करती है लैब डायग्नोसिस से, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या तो ऐसे आएगा जिसमें पूरा पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर सब पूछा जाएगा, या फिर सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द लैब डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाने का तरीका क्या है? पढ़ाने का तरीका वही सेम रहेगा कि पहले मैं क्या करूँगा, आपको ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू मतलब ये चैप्टर जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग नोट्स देखेंगे। ओके, तो ये जो है टोटल पढ़ाने का तरीका रहेगा। ये नोट्स हैं जो बाद में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा फोकस जो है ना कॉन्सेप्ट को समझने पे दीजिए, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 3C, व्हाट इज 3C, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये 3CS क्या है, जो कि ना एचआईवी के डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। क्या होता है एंटीबॉडी डिटेक्शन? तो जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, उस इंसान के अंदर क्या है कि एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उस हमारे बॉडी में उसके खिलाफ क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी। सबको पता है कि जैसे कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, उसके खिलाफ क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी। हम लोग क्या करेंगे, वो जो पेशेंट है उस पेशेंट का सीरम ले लेंगे, ठीक है, सीरम लेंगे। उस सीरम के अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडी होंगी। फिर क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज जो हमें पेशेंट के सीरम में है, पेशेंट के सीरम के अंदर ये जो एंटीबॉडीज मौजूद है, फिर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि कुछ आर्टिफिशियल एंटीजेंस तैयार कर रखे हैं, सिंथेटिक सिंथेटिक पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स तैयार कर रखे हैं। मतलब जैसे जो एचआईवी था, तो हमने एचआईवी का स्ट्रक्चर स्टडी किया, एचआईवी के एंटीजन स्टडी किए, उन एंटीजेंस को हमने लैब में सिंथेसाइज कर लिया। तो वो जो सिंथेटिक पेप्टाइड्स हैं वो एक तरीके से एंटीजन का काम करेंगे। अब देखो, अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडी है, ये अगर एचआईवी के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज हैं, तो ये क्या करेंगी, इस एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, मतलब इस एंटीजन के साथ मिलके इनको न्यूट्रलाइज करेंगी। और अगर ये एचआईवी की एंटीबॉडी नहीं है, तो ये क्या करेंगी, एंटीजन के साथ मिलकर नहीं करेंगी। देखो, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे। तो जैसे मान लो कि एक राजा है, ये उसका राज्य है ए, ये दूसरा राजा है जिसका राज्य है बी। अब क्या है, ये जो राजा है ए राज्य का, इसको पता चल गया कि तुम्हारे जो 10 मंत्री हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 मंत्रियों में से एक मंत्री जो है ना वो गद्दार है, एक मंत्री जो है ना वो बी राजा का मंत्री है, एक गद्दार है। अब इस ए को पता लगाना है कि भाई गद्दार कौन है, वो कौन सा मंत्री है जो कि गद्दारी कर रहा है, ठीक है, ये इसको पता लगाना है। तो ये क्या करेगा, ये ए राजा जो होगा ना, ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन बता देगा। जैसे ये बता देगा कि भाई हम जो है हमने अपना खजाना जो है ना किसी सी नाम की जगह पर छुपा रखा है। ये बात क्या करेगा, ये अपने पूरे उसमें फैला देगा मंत्रिमंडल में। अब होगा क्या, अब वो क्या करेगा, ये जो 10 मंत्री हैं इसके मंत्रिमंडल में, उन पे नजर रखेगा कि कौन मंत्री जो है ना वो इधर उधर होता है। तो जो 9 मंत्री हैं जो वफादार है, वो अपने घर जाएंगे और सो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये जो एक है, जैसे इसको पता चलेगा ना कि कोई खास इंफॉर्मेशन है ए राज्य की, ये थोड़ा इधर उधर बताने की कोशिश करेगा, ये बी राज्य में जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, तुरंत पकड़ा जाएगा। और जबकि जो सी नाम की जगह है वहां कोई खजाना है ही नहीं, वो तो राजा ने एक अफवाह फैलाई थी ताकि गद्दार को पकड़ा जा सके। तो ये क्या है कि कुछ पुराने जमाने के राजा महाराजा तरीके अपनाते थे कि तुम्हें गद्दार पता करना है ना, तो तुम कोई झूठी इन्फॉर्मेशन फैला दो। तो जो नॉर्मल मंत्री होंगे जो गद्दार नहीं है, वो अपने घर जाएंगे, सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो गद्दार होगा वो अपने राजा को बताने की कोशिश करेगा, पत्र भेज के किसी भी तरीके से, तो उस पर नजर रखो, वो अपने आप पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि मतलब एक ऐसा ही है कि अपने को पता लगाना है कि ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये इस एचआईवी के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज हैं या किसी दूसरे वायरस के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज हैं। तो हमने एक नकली एंटीजन तैयार कर लिया जो एचआईवी से रिसेंबल कर रहा था, एक सिंथेटिक पेप्टाइड तैयार कर लिया और उसको हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया। तो अगर ये एंटीबॉडीज रिएक्ट कर रही हैं, ये इसके साथ न्यूट्रलाइज कर रही हैं इसको, तो इसका मतलब है कि ये एचआईवी की एंटीबॉडीज है। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं कर रही है, मतलब ये किसी दूसरे वायरस की एंटीबॉडी के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 3 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट टेस्ट,
टेस्ट, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, नोट्स आपको बाद में दिखा दिए जाएंगे। फिर एक कंफर्मेटरी टेस्ट, मेट्री टेस्ट, ठीक है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्या होता है, ये इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। एक होता है सप्लीमेंट टेस्ट, एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट ये क्या है, कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मान लीजिए कि हमारे पास 100 पेशेंट थे जो कि जिन पर हमें शक था कि इनके HIV है। इन 100 में से 50 जो थे वो नेगेटिव निकल आए, ठीक है। 50 जो थे उनके कोई HIV नहीं निकला, 50 जो थे वो पॉजिटिव निकल आए। तो ये जो नेगेटिव निकल आए ना, इनकी हम रिपोर्ट नेगेटिव बना देंगे, हम कह देंगे कि भाई इन बंदों के HIV नहीं है। पर ये जो 50 पॉजिटिव है ना, इनकी रिपोर्ट में हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर टेस्ट के लिए भेजेंगे, दैट जैसे कि सप्लीमेंट टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, और उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ये पहला टेस्ट होता है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव निकल आते हैं उनका फिर फर्दर टेस्ट होता है, ओके। अब दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें दो होते हैं, एक एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और एक रैपिड या फिर सिंपल टेस्ट। एलाइजा जो होती है इसमें लगता है 1 to 2 आवर्स का समय, और रैपिड टेस्ट है ये 30 मिनट्स में कर देता है, ठीक है। और ठीक है, अब ये जो एलिजा होते हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है थर्ड जनरेशन एलिजा, एलिजा, और एक होती है फोर्थ जनरेशन एलिजा, फोर्थ जनरेशन एलिजा। जो थर्ड जनरेशन एलिजा होती है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी को पता करने के लिए कि एंटीबॉडी जो है वायरस के खिलाफ बनी नहीं, हम एक तो सिंथेटिक पेप्टाइड्स का यूज करते हैं, पेप्टाइड्स का यूज करते हैं, और नंबर 2 हम लोग किसका यूज करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट पेप्टाइड्स का यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो फोर्थ जनरेशन होती है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, P24 एंटीजन का भी पता करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ये तो हम करते करते हैं, सिंथेटिक पेप्टाइड और रिकॉम्बिनेंट ये तो होता ही होता है फोर्थ जनरेशन में। साथ में P24 एंटीजन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी हम लोग यूज करते हैं, ओके। ये पढ़ा हमने। फिर जो पुराने जमाने में एलिजा यूज होती थी, ओल्डर एलिजा, ओल्डर एलिजा ये होती थी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन की होती थी। फिर ये जो होता है रैपिड या सिंपल टेस्ट, इसके अंदर हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, इसमें हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिपस्टिक टेस्ट, टेस्ट, इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, ओके। अब आता है हमारा सप्लीमेंट टेस्ट, सप्लीमेंट टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक ही फेमस है, मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब होता क्या है ना, वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है, हम जो हमारा वायरस होता है, मतलब HIV वायरस होता है हमारा, तो क्या होता है, HIV वायरस होता है, उसमें 3 जीन पाए जाते हैं, पोल जीन, गाग जीन और ENV जीन, जीन। इनमें से जो सबसे मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट जीन होता है ENV। ENV जीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है, वायरस का एनवलप बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक वायरस है, मान लो ये इसका एनवलप है जो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसा, हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना ली, तो ये मान लो ये एंटीबॉडी है, मान लो, ठीक है। अब होता क्या है कि इस ENV जीन में हो गया म्यूटेशन, इस ENV जीन में हो गया म्यूटेशन। तो अब क्या होगा, अब जो वायरस बनेंगे ना उसका एनवलप ऐसा होगा, ठीक है। अब इस पर ये वाली एंटीबॉडी काम नहीं कर सकती, इसके लिए हमें एक दूसरी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। अब अगर मान लो फिर से इस ENV जीन में म्यूटेशन हो गया, और अब इसका एनवलप जो था वो ऐसा बनने लग गया, अब इस पर ये वाली एंटीबॉडी काम नहीं कर सकती, हमें एक दूसरी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो ENV जीन है इसमें क्या होता है, लगातार म्यूटेशन होने लग जाते हैं। तो क्योंकि इस ENV जीन में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वायरस का एनवलप बदल जाता है, और क्योंकि वायरस का एनवलप बदल जाता है तो उस वजह से क्या होता है ना, एंटीबॉडीज, जो पुरानी एंटीबॉडीज हैं वो उस वायरस को नहीं मार पाती, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, ओके। तो ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर ये जो पोल, गाग और ENV जीन है, इसके जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया है WHO का क्राइटेरिया, एक है CDS का क्राइटेरिया। तो WHO का क्राइटेरिया कहता है कि अगर 2 एनवलप बैंड दिख जाते हैं, ये याद करना पड़ेगा, ये आप PG करोगे माइक्रोबायोलॉजी में तब समझ आएगा। 2 एनवलप बैंड बन जाएं अगर मान लो वेस्टर्न ब्लॉट करते वक्त, तो हम कंफर्म कर देंगे कि बंदे के HIV है। ठीक है। CDS कहता है कि P24, GP120, GP41 ऐसे करके क्या होते हैं, 4 जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये, और साथ में GP160 ये जो होते हैं ना, इन 4 में से कोई 2 अगर अपन डिटेक्ट कर लेते हैं, इन 4 में से कोई 2 डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि बंदे के HIV है। तो WHO कहता है कि 2 एनवलप बैंड बनने चाहिए, और CDS कहता है कि P24, GP120, GP41, GP160 इनमें से कोई एक होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट आते हैं। ठीक है। तो जो फेमस कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जैसे कि P24 कोर एंटीजन, ठीक है, DNA PCR, ठीक है। इसके अलावा एक होता है वायरल RNA डिटेक्शन। ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, P24 एक एंटीजन है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं। RDNA PCR क्या होता है, अपने को पता है कि जो ये वायरस है HIV, ये एक RNA वायरस है। तो ये क्या करता है, पहले अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और जब ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद ये जो DNA है ये होस्ट के DNA से जाके जुड़ जाता है, होस्ट के DNA से जाके जुड़ जाता है। तो इस DNA को डिटेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि बंदे के HIV है कि नहीं है। ओके, उससे अपन पता लगा सकते हैं। तो ये वो DNA PCR है। इसके अलावा दूसरे मेथड्स जो हैं वो, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं CD4 काउंट, CD4 टी सेल काउंट। ये मेथड क्या होता है कि किसी बंदे का अगर CD4 टी सेल काउंट कितना है, उससे अपन पता लगा लेंगे कि बंदे के HIV है या नहीं है। ये पुराने ज़माने में जो था ना, ट्रीटमेंट में बहुत काम का आता था, पर आज के ज़माने में ऐसा कहते हैं कि कोई CD4 टी सेल काउंट नहीं देता, जैसे शक होता है बंदे के HIV है तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही है, पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स, कि जैसे किसी बंदे के HIV का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी कुछ प्रोटीन्स रिलीज करना शुरू करती है। जैसे जो वायरस होगा वो किस पे एक्ट करेगा, वायरस जो होगा वो किस पे एक्ट करेगा, वायरस जो होगा वो एक्ट करेगा TH हेल्पर सेल्स पे, TH सेल्स पे। ये सेल्स क्या करेंगी, इंटरफेरोन रिलीज करेंगी। ठीक है। ये इंटरफेरोन क्या करेगा, जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, न्यूक्लियर सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा कि तुम कुछ प्रोटीन्स रिलीज करो। ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेंगी, उन प्रोटीन्स की मदद से अपने को पता चल जाएगा बंदे के HIV है या नहीं है। अब हम लोग क्या करते थे, बेसिकली हमने जो पहले बताया था 3CS मेथड, ये मेथड क्या है ये मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। क्या है 3CS मेथड, हम जानते हैं। देखो 3C जो होता है, इस देखो अपने को पता है कि भाई ये जो HIV है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे थोड़ी अलग है। क्यों अलग है भाई, अपने को पता है किसी इंसान के अगर TB हो जाए, ठीक है, कोई भी बंदा है उसके अगर TB हो जाए, या उस बंदे के टाइफाइड हो जाए, ठीक है, या उस बंदे के कुछ भी हो जाए, हेपाटाइटिस हो जाए, तो कोई भी बीमारी इस दुनिया में होती है ना, वो कभी ना कभी बंदे की ठीक होगी, है ना। पर एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। हम एड्स के पेशेंट जो है उसकी डेथ कंफर्म होती है, हम उसको बस बचा सकते हैं, पर लंबे टाइम तक उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर किसी बंदे के एड्स हो गया ना, तो मतलब अब उसकी ज़िंदगी भर हो गया, जब तक वो नहीं मरेगा टिल डेथ उसके एड्स रहेगा। तो एड्स क्या है, दूसरी बीमारियों से अलग बीमारी है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे हो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी भर रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ क्या होता है कि अपने को पता है एड्स कैसे फैलती है, वो फैलती है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से। तो बंदे की एड्स किसी भी कारण से हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर अगर समाज के लोगों को पता चलता है कि इस बंदे के एड्स है, तो लोग क्या होते हैं, लोग उसके बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं कि जरूर इसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहे होंगे, कैसा इंसान है। मीन्स एक सोशल जो होता है ना, सोशल आउटकास्टेड फील करता है। तो एक तो बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है, दूसरा वो आउटकास्टेड, सोशली आउटकास्टेड फील करता है। ठीक है, आउटकास्टेड फील करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, अपनी 3C फॉलो करते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है कंसेंट।
ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है बिना पेशेंट के कंसेंट के आप उसका HIV टेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले पेशेंट से रिटन परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो रिटन फॉर्मेट शुड बी टेकन, सेकेंड थिंग होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना तब भी इंपॉर्टेंट होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है कि अगर मान लो कि बंदा है वो HIV पॉजिटिव है, तो आपकी रिपोर्ट में ये वर्ड HIV पॉजिटिव, ऐसा कोई वर्ड जो है वो आपकी रिपोर्ट के अंदर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं, ये वर्ड नहीं लिखोगे आपकी HIV पॉजिटिव है। सेकेंड, नेम ऑफ पेशेंट जो होगा कभी भी मेंशन नहीं करना है। HIV रिपोर्ट जब आती है बंदे की तो भी वर्ड HIV पॉजिटिव ये मेंशन नहीं होना चाहिए, और नेम ऑफ द पेशेंट जो है वो मेंशन नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज यहाँ पर आती है वो होती है काउंसलिंग, कि बंदे की क्या होगी, प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, उसको मोटिवेट किया जाएगा कि अपने फैमिली को बता सके कि उसे HIV है। ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको नोट्स देखते हैं इसके, और एक एक लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले 3C कंसेंट क्या है, तो मैंने पहले बता दिया कंसेंट क्या है। रिटन फॉर्मेट शुड बी टेकन बिफोर टेस्ट इज डन, हमें पहले रिटर्न में लेना पड़ेगा कि हम आपका HIV टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है अबाउट द नेचर ऑफ द टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट का नेम जो है उसमें वर्ड HIV पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, और पेशेंट का नाम जो है वो हम कहीं पे भी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब क्या है, काउंसलिंग हम उसको देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी फैमिली को बता सके। ठीक है, अब इसके इसमें होता है HIV डिटेक्शन, ये मेन स्टे डायग्नोसिस है HIV का। ये HIV एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। 3 मेथड है, स्क्रीनिंग, सप्लीमेंटल टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग के अंदर 2 आते हैं, एलिजा और रैपिड टेस्ट। एलिजा जो है वो 2 से 3 घंटे में हो जाती है, रैपिड टेस्ट 30 मिनट्स में होता है। अब ये समझो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो अपने को पता है कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, इन 100 लोगों का HIV टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग हुई, सबसे पहले स्क्रीनिंग हुई एलिजा, स्क्रीनिंग में 50 लोग जो थे वो नेगेटिव निकल आए, और 50 लोग जो थे वो पॉजिटिव निकल आए। ठीक है, स्क्रीनिंग। अब ये जो 50 नेगेटिव थे ये तो नेगेटिव हो गए, ये जो 50 पॉजिटिव थे इनका हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट और सप्लीमेंटल टेस्ट किया। ठीक है, सप्लीमेंटल या फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने इसका किया। तो ये जो 50 थे, जो 50 पॉजिटिव निकले, ये 50 के 50 एक्चुअली में पॉजिटिव थे, मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उससे कोई गलती नहीं हुई। स्क्रीनिंग टेस्ट ने 100 में से 50 को पॉजिटिव बताया था, वो 50 के 50 सच में पॉजिटिव थे। कन्फर्मेटरी टेस्ट और सप्लीमेंट्री टेस्ट से साबित हो गया कोई भी गलती नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी कितनी हो गई, 100%। अगर मान लो जो 50% लोग पॉजिटिव निकले थे, उन 50 लोग जो पॉजिटिव निकले थे उनमें से एक्चुअली 25 ही पॉजिटिव थे, केवल 25 ही पॉजिटिव थे। स्क्रीनिंग टेस्ट और सप्लीमेंटल टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट में 25 ही पॉजिटिव निकले, तो हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी जो थी वो 50% निकली। तो ये होती है सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी होती है कि जो लोग नेगेटिव थे उनमें से कितने एक्चुअली नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है उनमें से कितने एक्चुअली पॉजिटिव है, दैट इज सेंसिटिविटी। जो नेगेटिव है उनमें से कितने एक्चुअली नेगेटिव है, दैट इज स्पेसिफिसिटी। तो ये अच्छी खासी होती है एलिजा और रैपिड सिंपल रैपिड टेस्ट की। जो भी एलिजा और जो रैपिड सिंपल टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है वो अपने को कंफर्म करना पड़ेगा, शुड बी कंफर्म। एंटीजन कौन कौन से यूज करते हैं, HIV के कुछ सब टाइप्स हैं, HIV-1 एंड HIV-2, उनके यही एंटीजन हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं एलिजा। एलिजा में क्या खास बात है, सबसे पहले इंडिया में कौन सी चीज चलेगी, जो सस्ती होगी, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, दूसरी एलिजा क्या है, फास्ट है। तीसरा क्या है, सैंपल लोड अच्छा खासा है इसका, सैंपल लोड जो है वो इसका बहुत अच्छा है। तो सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, सैंपल ज़्यादा सैंपल को एक साथ कर सकती है, इजी टू परफॉर्म है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये क्या है, एलिजा की खास बात है। ठीक है, फिर एलिजा किट 2 आते हैं, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। 3rd जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट पेप्टाइड्स और सिंथेटिक पेप्टाइड्स यूज करते हैं। 4th जनरेशन में HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए तो यही यूज होंगे,
पर P24 एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी यूज होंगी। एलिजा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव सैंडविच 3 प्रकार की होती है, कई सारे टाइप्स की हो सकती है। रैपिड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है, और क्विक रिजल्ट्स देता है, 30 मिनट्स में रिजल्ट आ जाते हैं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसमें हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, डॉट ब्लॉट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, पार्टिकल एग्लूटिनेशन, डिपस्टिक। सप्लीमेंटल में वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे और लाइन इम्यूनो ऐसे काम आता है। एडवांटेजेस क्या है? हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड है, ठीक है, और पॉजिटिव रिजल्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट ने दिए हैं उसका पता लगाने के काम आता है कि सच में पॉजिटिव है या नहीं है। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी और इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट भी कन्फर्मेटरी टेस्ट द्वारा हम पता करते हैं कि सही है कि नहीं है, जो सप्लीमेंटल टेस्ट होते हैं उसके। अब सप्लीमेंटल में आता है वेस्टर्न ब्लॉट, ये मोस्ट कॉमनली यूज है नाको द्वारा। नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया तुम्हारी नाको। इसमें हम गाग जीन, पूल जीन, ईएनवी जीन, इनका पता लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ करते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके कुछ बैंड्स बन जाते हैं किस पे? नाइट्रोसेलुलोज स्ट्रिप पे। कि जैसे नाइट्रोसेलुलोज स्ट्रिप है, यहाँ पर हमने जो था अपना बनाया हुआ एंटीजन रख दिया, यहाँ पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी है, दोनों के बीच में अगर कुछ न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होगी तो कुछ बैंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो 2 एनवलप बैंड बन गए ना, तो इसका मतलब एचआईवी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैग और पोल बैंड्स है या नहीं है। और सीडीसी क्राइटेरिया हमें बताता है कि P24, GP120, GP160, GP41 इनमें से कोई 2 आने चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम आगे चर्चा में करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो ये है P24 एंटीजन डिटेक्शन, वायरल आरएनए डिटेक्शन, डीएनए पीसीआर एंड आइसोलेशन ऑफ वायरस फ्रॉम ब्लड। P24 एंटीजन डिटेक्शन जो है, अब ये जो P24 एंटीजन होता है ना, इसकी एक खास बात होती है कि ये क्या करता है ना कि जैसे ही किसी इंसान की बॉडी में वायरस ने इन्फेक्शन किया, उसके 12 से 26 दिन बाद ही क्या होता है, ये ब्लड में आ जाता है। कि जैसे ही किसी इंसान की बॉडी में वायरस इन्फेक्शन करेगा, 12 से 26 दिन के अंदर ये बॉडी में आ जाएगा। फिर 3 से 4 हफ्ते तक ये रहेगा बॉडी में। फिर दोबारा ये क्या होगा, जब लेट स्टेज होगी ना एड्स की, उसी में दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे किसी इंसान में एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, 12 से 26वें दिन पर ये आ गया, 3-4 हफ्ते तक ये रहा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चला गया और उसके बाद लेट एडवांस स्टेज थी, वहीं पर ही फिर दोबारा आया। यूजेस क्या है? जो अपना एचआईवी एड्स का डायग्नोसिस को कंफर्म करने के काम आता है। विंडो पीरियड में भी जो है ना एचआईवी का डायग्नोसिस कर देता है, ठीक है। लेट स्टेज में भी एचआईवी का डायग्नोसिस कर देता है। इन्फेंट्स में एचआईवी का पता लगा लेता है, ठीक है। प्रोग्रेस एचआईवी इन्फेक्शन की कितनी है वो बता देता है। क्यों? क्योंकि एक तो लेट स्टेज में दिखाई देता है या शुरुआत में दिखाई देता है। तो ये दिखाई दे रहा है तो या तो नई स्टेज है या फिर लेट स्टेज है। फिर वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट्स को ये बताता है कि ये सही है या गलत है। फिर आता है वायरल आरएनए डिटेक्शन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। पोल और ईएनवी जीन को हम लोग टारगेट करते हैं। ये तरीके हम यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ब्रांच्ड डीएनए एसे, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन, रियल टाइम आरटीपीसीआर, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो दूसरे मेथड है इसके दूसरे भी यूजेस हैं। वो क्या है? सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, एचआईवी के कंफर्मेशन के लिए बेस्ट है। विंडो पीरियड में भी ये कर देता है इसका डिटेक्शन। फिर सीधे आ जाओ आरटीपीसीआर पे। ये क्या करता है? पीडियाट्रिक एचआईवी को पता करने के काम आता है, लेटेंट एचआईवी इन्फेक्शन को पता करने के काम आता है, विंडो पीरियड में भी एचआईवी का पता कर लेता है, वायरल लोड का भी एस्टिमेट लगा लेता है कि कितना वायरस है, और जीनोटाइपिंग में भी काम आता है, ठीक है। और ये एक्टिव, अगर मान लो ये दिख रहा है ना डीएनए पीसीआर, इसका मतलब ये है कि एक्टिव वायरल ट्रांसक्रिप्शन होता है। सॉरी, ये क्या करता है ना, जो लेटेंट एचआईवी इन्फेक्शन होता है उसको एक्टिव वायरल, मतलब जो एचआईवी वायरस है वो मतलब कि आपकी बॉडी में छुप कर बैठा है, लेटेंट है, या फिर एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो अपने को डीएनए पीसीआर से पता चलेगा। क्यों? अगर वो वायरस जो है ना वो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तभी तो डीएनए दिखेगा। क्योंकि वायरस अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो डीएनए क्यों दिखेगा? क्योंकि आरएनए तो वायरस में नॉर्मली पाया जाता ही है, ठीक है, पर डीएनए केवल तब दिखेगा जब वायरस ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जब वो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि वायरस एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं नहीं। फिर आता है आइसोलेशन के मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका डायग्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है, तो इसलिए इनको रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि रूटीन डायग्नोसिस के लिए। को कल्टीवेशन मतलब न्यूक्लियस जो वायरस है उसको किसी सेल के साथ मिलाकर ग्रो करना, दैट इज को कल्टीवेशन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, CD4 टी सेल काउंट, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री का हम लोग यूज़ करते हैं। ये रिस्क बताता है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है कि कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया वो ऐसे होते हैं, वो नॉर्मल इंसान पर अटैक नहीं करते, वो देख लेते हैं कि इस इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो उसी इंसान पे अटैक करते हैं। तो जिस इंसान के HIV हो जाते हैं ना तो उसके अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ दूसरे बैक्टीरिया फंगस जो नॉर्मल इंसान पर अटैक नहीं करते वो भी अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था ना, एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट करने से हमें शक हो गया कि इस बंदे के HIV है, तो एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम CD4 टी सेल काउंट देखते थे, आज के ज़माने में हम लोग नहीं देखते हैं। और ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है उसको मॉनिटरिंग करने के काम आती है। फिर मैंने बताया था कि कुछ अबनॉर्मल प्रोटीन्स की होगा क्या, सबसे पहले जो हमारी TH1 सेल्स हैं उन पर वायरस अटैक करेगा, तो वो क्या करेंगी, इंटरफेरॉन रिलीज करेंगी। ये इंटरफेरॉन क्या करेंगी, मोनोन्यूक्लियर सेल जो है उनको स्टिमुलेट करेंगी। तो मोनोन्यूक्लियर सेल्स क्या करेंगी, ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेंगी, नियोपेटेरिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, सोल्यूबल इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स, ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेगी और इस प्रोटीन से हमको पता चल जाएगा कि बंदे के HIV है या नहीं है। तो ये पूरा था लैब डायग्नोसिस ऑफ HIV। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। और स्टार्ट स्टडिंग और ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।